मैं डॉक्टर अभय कुमार, हिंदी विभाग, बीआरएम कॉलेज मुंगेर विश्वविद्यालय, बिहार। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय है छायावादी काव्य में नारी। हिंदी साहित्य जगत में छायावाद एक नई धारा को लेकर उपस्थित हुआ और उसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति के जो शब्द हैं वह बहुत ही विस्तार से निखरा है। स्वतंत्रता की गूंज एक तरफ जहां भारतीयों के बीच में उठ रही थी, वहीं साहित्य में दूसरा स्वर सुनाई देता है। छायावाद के प्रमुख कवियों में पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी हैं और सभी छायावादी कवियों में स्त्री को लेकर एक अलग अलग स्वर सुनाई देता है। उस स्वर की समीक्षा अगर करें तो भारतीय संस्कृति में स्त्री और छायावादी काव्य में स्त्री की अभिव्यक्ति में हम अंतर पाते हैं। भारतीय साहित्य में स्त्री को जिस तरह प्रस्तुत किया गया है वह एक तरफ देवी के रूप में है तो दूसरी तरफ वास्तविक जीवन में वह कहीं न कहीं उससे अलग दिखती हैं। ये अलग दिखने के पैमाने क्या हो सकते हैं? संस्कृति ने जिस स्त्री का श्रृंगार किया है उसे देवी, सहचरी और अनेक रूपों में व्याख्यायित किया है। रामायण की सीता, महाभारत की द्रौपदी या फिर इसी के तरह अनेक मिथकीय पात्र जिसकी स्थापना से भारतीय संस्कृति में यह स्वर सुनाई देती है कि एक स्त्री को किस तरह होने चाहिए। अगर पहली पंक्ति में कहें तो सीता और द्रौपदी के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। सीता कभी प्रश्न करती नहीं है और द्रौपदी की शुरुआत ही प्रश्न से होती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि भारतीय संस्कृति में द्रौपदी वह पहली स्त्री है जो प्रश्न करती है। प्रश्न करने के मायने क्या होने चाहिए? क्या सीता का प्रश्न नहीं करना सामाजिक जीवन में एक नए नैतिक मूल्यों को जन्म देता है, तो क्या द्रौपदी का प्रश्न करना अनैतिक मूल्यों को जन्म देता है? यह सांस्कृतिक प्रश्न है और इसमें कोई दो मत नहीं कि सांस्कृतिक धरातल पर स्त्रियों के अगर नाम को देखें तो भारतीय समाज में सीता नाम आपको प्रायः मिल जाएगा, लेकिन द्रौपदी का नाम ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। यह अलग सवाल है कि आदिवासी समाज में द्रौपदी नाम से कोई चिढ़ नहीं है और यही वजह है कि तत्कालीन झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। सवाल सांस्कृतिक है और साहित्य का संबंध संस्कृति और समाज दोनों से है। इस स्तर पर अगर हम देखें तो छायावाद में स्त्री को किस रूप में देखा गया है? पंत अपनी कविताओं में कहते हैं कि प्रथम रश्मि का आना रागिनी कैसे तुमने पहचाना। सवाल है, यह सवाल और इसका जवाब भारतीय संस्कृति में
और समाज में दोहरे रूपों में मिलता है कि स्त्री जीवन से वही सवाल किए जाते हैं जो उसके नैतिकता के विरुद्ध हों। नैतिकता के समर्थन में उसे जो पुरस्कार मिलने चाहिए, वहां पर उसे प्रताड़ना मिलती है। वहीं पर जयशंकर प्रसाद, नारी केवल तुम श्रद्धा हो। आस्था विश्वास के रजत तल में बहने वाली स्त्री, उसके मूल में जो भारतीय संस्कृति के बीज हैं वो छिपे हुए हैं कि नहीं, इसको देखना भी महत्वपूर्ण है। वहीं निराला इलाहाबाद की सड़क पर तोड़ती पत्थर, और महादेवी ने तो लिखा ही है कि मैं तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। या फिर मैं नीर भरी दुख की बदरी। छायावादी कवियों में जो स्त्री के साथ संबंध है वह कहीं सहचर्य का है तो कहीं संघर्ष का है, कहीं क्षोभ और विषाद का है तो कहीं प्रश्नाकुल है। यह प्रश्न साहित्यिक संसार में ही नहीं है, यह प्रश्न समाज में भी है। और समाज में जो प्रश्न उठ रहे हैं उसका उत्तर और उसके प्रश्न दोनों स्त्री विमर्श में आकर पूर्ण होती है। आधुनिक विश्व में जो सबसे ज्वलंत साहित्यिक समस्याएं रही है वह स्त्री विमर्श की रही है। सिमोन द बुआ, जर्मन गिरियर जैसे बहुत सारी आधुनिक स्त्रीवादी विमर्श करने वाली विदुषी, उनका एक सवाल है कि स्त्री की पहचान क्या हो सकती है, स्त्री को किस रूप में पहचाना जाना चाहिए। स्त्री पैदा होती है या स्त्री बनाई जाती है, या स्त्री के कमरों का आकार प्रकार क्या होगा। क्या बंद कमरों में दरवाजों की बजाय खिड़कियों से आसमान देखेगी। और इन्हीं संदर्भों को लेकर सिमोन द बुआ ने द सेकेंड सेक्स में लिखा भी है कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। सामाजिक ढांचे में स्त्री किस रूप में प्रस्तुत होती है, स्त्री और पुरुष के बीच के अंतर को कौन तय करता है, और ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें स्त्री और पुरुष के बीच एक खाई बनती है, जबकि मनुष्य की सृष्टि और उसके जीवनाधार के जो मूल तत्व हैं दोनों के संयोग से ही संभव है। जब सृष्टि में सहधर्मिता है तो समाज में यह अंतर क्यों है। और यही अंतर हम छायावाद में जो स्त्री पात्र आए हैं और संस्कृति में जो स्त्री पात्र आई हैं, दोनों के बीच हम अंतर पाते हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है, और जयशंकर प्रसाद की ही नहीं, हिंदी साहित्य की प्रमुख रचना है। कामायनी में जो विषय आए हैं वह मनोवैज्ञानिक विषय हैं, लज्जा, श्रद्धा, ये सारे विषय और जो इसकी लिंग बोधीय स्वरूप हैं वह स्त्री बोधीय हैं। और स्त्री बोधीय स्वरूप को जिस तरह से प्रसाद ने रेखांकित किया है या फिर आपने नाटकों में प्रदर्शित किया है, वह सहज नहीं है। साहित्य और समाज के बीच के संबंधों को अगर हम परखें
तो समाज से साहित्य प्रभावित होता है और साहित्य से समाज। लेकिन यहाँ पर एक अंतर्विरोध हम पाते हैं कि समाज से साहित्य तो प्रभावित हो रहा है, लेकिन साहित्य से समाज किस तरह प्रभावित हो रहा है? साहित्य से समाज प्रभावित वहीं हो रहा है जहां वह मिथकीय अवधारणाओं में सीता जैसी पात्रा को देखते हैं, लेकिन जहां आवाज निराला उठाते हैं कि इलाहाबाद की सड़क पर वह तोड़ती पत्थर जिससे वह टकरा रही है, उसकी रूपरेखा क्या है? पत्थर हो चुके या जड़ हो चुके समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या सुधरी है? उसमें स्त्रियों की क्या भूमिका है? या फिर इससे भी बड़ा सवाल कि स्त्रियों को स्त्री की पहचान बनाने में पुरुषों की क्या भूमिका है? और छायावादी काव्य में आप पाएंगे कि 4 प्रमुख कवियों में से 3 पुरुष हैं और 1 स्त्री है। लेकिन छायावादी युगीन काव्य की एक सबसे बड़ी विशेषता रही है कि वह प्रकृति और स्त्री दोनों को समीप लाते हैं। प्रकृति की स्वच्छंदता और स्त्री की संवेदनाओं की स्वतंत्रता को साम्य करते हैं। स्त्री भी प्रकृति ही है। एक प्रकृति के अंश के रूप में स्त्री को छायावाद ने जिस तरह से रेखांकित किया है, वह महादेवी के शब्दों में अगर आप देखेंगे तो जहां वह संस्कृति से लड़ते हुए और स्त्री संवेदनाओं को व्यक्त करती हुई महादेवी लिखती भी हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली। बदली, बादल और बदली। अगर हिंदी साहित्य में लिंग बोधीय स्वरूप को देखें तो बादल का स्वरूप बड़ा है और बदली छोटी है। महादेवी बदली ही क्यों चुनती हैं? आकार प्रकार में भी और उसके दुख को संप्रेषित करने में भी बदली ही क्यों है? और जो आंखों से झरने वाले आंसू हैं, उन आंसुओं की कीमत क्या होगी? स्त्री समर्पण कर अपना मूल्य चुकाती है और इसी पितृसत्तात्मक समाज में उनकी संवेदनाओं को यही पुरुष कुचलता नजर आता है, जिसकी रजकन से सृष्टि उसके वंश की वृद्धि करती है, दुख सहती है, भावनाओं को समेटती है, वही पत्थर से भी टकरा रही है। क्यों? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इन सवालों का जवाब समाज की परिस्थितियों में है और इन परिस्थितियों में बदलाव किस तरह से संभव होगा वह तो समय बताएगा, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। संघर्ष की पीड़ा को स्त्री झेल रही है और स्त्रियों में जो दम है, उस दम को अब कहीं न कहीं अपनी मंजिल पर लाकर छोड़ना चाहती है। इसमें कुछ तो परिणाम सकारात्मक हैं, लेकिन इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। एक प्रश्न है और यही वजह है कि छायावाद में स्त्रियों को लेकर जो प्रश्न हैं वह अभी भी निरंतर मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद।